एक डिबेट ये है कि हम क्या कुछ भी करने की स्थिति में हैं या नहीं है। एक ये है कि हम जो जजमेंट्स करते हैं वो जजमेंट्स करने में हमारी फ्रीडम ऑफ विल काम आती है कि नहीं आती है। ये दो अलग अलग बातें हैं। दो तरीके हैं। एक जो सबसे सामान्य तरीका है जो हम सबको खुशी देता है वो ये है कि हम मान लें कि हम जो चाहते हैं हम कर लेते हैं। अगर मैं ठान लूँ कि मुझे कुछ करना है तो मैं कर लूँगा। अगर मैं नहीं कर पा रहा हूँ तो इसका मतलब मैंने ठाना नहीं, या मेहनत नहीं की, या मेरी स्ट्रेटेजी खराब थी। ये सब बातें हम मान सकते हैं। और दूसरी थॉट है कि अगर हम थोड़ा और गहराई में जाएंगे तो शायद हमको ये मानने को मजबूर होना पड़ेगा कि दरअसल मैं जो कुछ भी करता हुआ दिखता हूँ दरअसल वो मैं कर नहीं रहा होता हूँ, वो हो रहा होता है। इस डिबेट को फिलॉसफी में हम नियतिवाद और संकल्प स्वातंत्र या डिटर्मिनिज्म और फ्री विल की डिबेट से भी लिंक कर सकते हैं। अगर आप जानना चाह रहे कि मेरी राय इसमें क्या है तो बहुत गहराई में जाएंगे तो सच बात है कि नियतिवाद ज़्यादा मजबूत विचार है, डिटर्मिनिज्म बहुत मजबूत विचार है। इसे यूं समझें, मतलब फ्री विल को हम क्यों मानते हैं? इसलिए मानते हैं कि मान लीजिए किसी ने हत्या की, किसी ने बड़ा अच्छा काम किया। अब हत्या करने वाले को दंड देना चाह रहे हैं, अच्छा काम करने वाले को पुरस्कार देना चाह रहे हैं। इसीलिए देना चाह रहे हैं क्योंकि आपको भरोसा है कि उसके पास वैसा नहीं करने का ऑप्शन भी था और उसने जानबूझ के वही ऑप्शन चुना। अगर हत्या करने वाले के पास केवल हत्या करने का ही ऑप्शन होता तो आप सजा क्यों देते उसको? कोई रोबोट अगर किसी के ऊपर चढ़ के मार दे उसको, कोई कार ड्राइवर नहीं है उसके अंदर, गलती से स्टार्ट करके छोड़ दिया था, अचानक धक्के से चली और किसी को मार दिया, आप कार को पनिशमेंट नहीं देते हैं ना, क्योंकि आपको पता है कि कार के पास फ्रीडम ऑफ विल नहीं है। कार तो रोबोट एक यंत्र है। तो जब हम कहते हैं कि फ्रीडम ऑफ विल नाम की कोई चीज़ है या फ्री विल नाम की चीज़ है, इसका मतलब है कि एक ऐसा व्यक्ति है जिसके पास सोचने और करने की क्षमता है, नंबर वन। इसलिए किसी मंद बुद्धि व्यक्ति को पनिशमेंट नहीं मिलती है। 7 साल से छोटे बच्चे को आईपीसी में पनिशमेंट कभी नहीं मिलती है, चाहे वो किसी की हत्या ही कर दे। ऐसा एक केस हुआ उत्तर प्रदेश में। 6 साल का बच्चा था, 2 साल के बच्चे से खेल रहा था, दोनों पानी पानी खेल रहे थे। 2 साल के बच्चे को उसने बाल्टी के अंदर उसका मुंह डाल दिया, वो डाले रखा बहुत देर तक। वो बच्चा हिलता रहा, ऐसे फिर हिलना बंद हो गया, और वो खेल रहा है कि हिलो हिलो, अब क्यों नहीं हिल रहे? बच्चा मर गया। पर केस दर्ज नहीं हो पाया क्योंकि आईपीसी में लिखा हुआ था कि 7 साल से कम उम्र के बच्चे को हम अभियुक्त मान ही नहीं सकते, क्योंकि उसके पास वैसा शरीर और बुद्धि नहीं है कि वो सोच समझ के फैसला कर सके। दूसरी शर्त है कि मेरे पास ऑप्शंस होने चाहिए, चॉइसेस होनी चाहिए, फ्रीडम टू चूज। और तीसरा ये है कि क्षमताओं के साथ साथ, ऑप्शंस के साथ साथ, मैं किसी ऐसी कंडीशन में नहीं हूं कि मैं किसी मजबूरी में कुछ करने को बाध्य किया गया हूं। अगर ये तीन चीजें हैं तो मैं जो भी फैसला करूंगा माना जाएगा कि मैंने खुद सोच समझ के किया, होशो हवास में किया है। और पूरा जुडिशियल सिस्टम, पूरा जूरिस्प्रूडेंस इस पे बेस्ड है कि अगर कोई अपराधी है तो उसने अपनी इच्छा से अपराध किया है, और क्योंकि होशो हवास में किया है इसलिए सजा का हकदार है। हमारा सोशल सिस्टम इसी पे चलता है। आप लोग काम करते हैं, अच्छा काम किया तो प्रमोशन हो गई, सैलरी ज़्यादा बढ़ी। काम उतना अच्छा नहीं किया तो प्रमोशन कम हुई, सैलरी कम बढ़ी, क्योंकि हम सब मान के चल रहे हैं कि फ्रीडम ऑफ विल है। आप चाहते हैं तो अच्छा काम करते हैं, नहीं चाहते तो नहीं करते हैं। ये सिस्टम है। ये एक मोटी सहमति है और दुनिया इस पे चल रही है। अगर आप थोड़ा गहराई में जाएंगे तो धीरे धीरे आपको विश्वास होने लगेगा कि नियतिवाद ज़्यादा सही विचार है। और नियतिवाद के बहुत सरल भाषा में अगर मैं कहूँ एक वाक्य में, जो कुछ भी हम करते हैं, हम करते हुए दिखते हैं, हम करते नहीं हैं, हमारे माध्यम से हो रहा होता है। हम निमित्त मात्र हैं। हमारी भूमिका केवल ये है कि हमारे थ्रू होना वो प्रोसेस का पार्ट बना, हमने किया नहीं। इसी को बोलते नियतिवाद, जिसका मतलब हर चीज़ तय है। जैसे भारत में लोग बोलते हैं कि एक पत्ता भी नहीं हिल सकता भगवान की मर्जी के बिना, ये नियतिवाद की बात ही हुई ना, जबकि भारतीय दर्शन नियतिवाद को मानता नहीं है। ये लोक प्रचलित मुहावरे हैं। अगर आप दर्शन की बारीकियों में जाएंगे तो भारतीय दर्शन नियतिवाद को नहीं मानता है। कर्म सिद्धांत को मानने वाला नियतिवाद को मान ही नहीं सकता है। भाई कर्म सिद्धांत है, मैं अच्छे कर्म करूंगा तो मुझे पुण्य मिलेगा, बुरे कर्म से पाप मिलेगा। इसका मतलब निहित है कि मैं कर्म कर सकता हूँ, नियतिवाद नहीं हो सकता है। पश्चिम में भी नियतिवाद बहुत कम लोग मानते हैं,
और मुझे पता नहीं कितना इंटरेस्ट आप लोगों को इन बातों में आएगा, लेकिन सेमिटिक धर्मों को नियतिवाद और फ्रीडम ऑफ विल की डिबेट में इतना उलझना पड़ा कि फ्री विल का कंसेप्ट क्यों मानना पड़ा उनको, अगर आप इसके पीछे की थोड़ी सी बैकग्राउंड समझें संक्षेप में। देखिए, सामी धर्म मानते हैं कि ईश्वर सर्वशक्तिमान भी है और शुभ यानी कि गुड, अच्छा भी है। अच्छे का मतलब न्यायप्रिय है, दयालु है और अन्याय नहीं करता है, वो शुभ का मतलब हुआ। सर्वशक्तिमान ईश्वर का मतलब है कि वो कुछ भी कर सकता है, उसकी मर्जी के बिना कुछ हो ही नहीं सकता। शुभ का मतलब है कि वो न्याय करता है, अन्याय कभी नहीं करता है, गलत कभी नहीं करता है। पर दुनिया में अशुभ है, जिसको हम बोलते हैं प्रॉब्लम ऑफ इविल। इविल का मतलब यह हुआ कि हमने अपनी आंख के सामने देखा कि एक गंदे आदमी ने एक अच्छे सज्जन व्यक्ति की हत्या कर दी, तड़पा तड़पा के मारा उसको। ये कैसे हो गया? भारत के लोग तो मस्त हैं, बोलेंगे पुनर्जन्म होगा, पिछले जन्म का हिसाब बराबर हो रहा था। यहां तो दिक्कत है व्याख्या करने में। उनका जन्म भी एक ही है, एक ही जन्म मिला, अच्छा इंसान था, एक बुरे व्यक्ति ने तड़पा तड़पा के मार दिया उसको। अगर भगवान सर्वशक्तिमान था, उसने रोका क्यों नहीं? भगवान सर्वज्ञ भी है, उसको पता भी था पहले से कि ऐसा होने वाला है, तब भी नहीं रोका। भगवान शुभ भी है, वो गलत काम नहीं कर सकता है। तो एक शुभ ईश्वर ने, जो कि सर्वशक्तिमान भी है, ऐसा क्यों होने दिया? इसको वेस्टर्न फिलोसफी में, फिलोसफी ऑफ रिलीजन में बोलते हैं, एक डायलेमा बोलते हैं। डायलेमा को 3 सेंटेंस में फ्रेम करते हैं। सबसे पहले एपिक्यूरस नाम की दार्शनिक ने किया था कि अगर ईश्वर सर्वशक्तिमान भी है और शुभ भी है, तो अशुभ नहीं हो सकता। दुनिया में अशुभ है, इविल है। तो क्या ईश्वर सर्वशक्तिमान है पर शुभ नहीं है? अगर ऐसा है तो ईश्वर उतना पवित्र नहीं माना जाएगा। या ऐसा है कि ईश्वर शुभ है पर सर्वशक्तिमान नहीं है, चाह रहा है लेकिन कर नहीं पा रहा कंट्रोल। ऐसा है तो भी ईश्वर की धारणा कमजोर हो जाएगी। और यदि ईश्वर दोनों है तो अशुभ क्यों है? ये सेमेटिक धर्मों के लिए सबसे बड़ा क्राइसिस है, इसको डिफाइन करना। इसको डिफाइन करने का फॉर्मूला है फ्रीडम ऑफ विल। कैसे काम करता है फॉर्मूला? उनका जवाब बड़ा सेट है, स्पेशली क्रिश्चियन थियोलॉजी का जवाब बड़ा सेट है। ईश्वर सर्वज्ञ है, उसको आइडिया है कि आप क्या कर सकते हैं। सर्वशक्तिमान है, आराम से रोक सकता है। शुभ है, बुरा नहीं चाहता है। इसके बाद भी उसने इंसान को, सिर्फ इंसान को, न एनिमल्स को न एंजल्स को, सिर्फ इंसान को एक वरदान दिया है, फ्रीडम ऑफ विल, फ्री विल। और उसने कहा है कि मैं तुम्हें एक शक्ति दे रहा हूं कि तुम अपने हिसाब से फैसले कर सकते हो, बस दुरुपयोग मत करना। क्योंकि ये वही है जो स्वर्ग में हुआ था कि चॉइस दे रहा हूं, दुरुपयोग मत करना। एडम ने दुरुपयोग किया, आज तक यहां पर है एडम और उसकी संतान है। ईश्वर ने मनुष्यों को यह वरदान दिया है। जब हम कोई पाप कर रहे होते हैं तो ईश्वर जानता भी है, रोक भी सकता है, रोकना चाहता भी है, पर रोकता नहीं है क्योंकि उसने खुद फ्री विल दे रखी है। उसका उसूल बड़ा सिंपल है कि बाद में सजा मिलेगी इसकी तुम्हें, मैं छोड़ूंगा नहीं तुम्हें, जहन्नुम में भेजूंगा, नरक में भेजूंगा, लेकिन उस समय इंटरवेन नहीं करूंगा क्योंकि मैंने तुम्हें फ्रीडम ऑफ विल दे रखी है। इसलिए सेमेटिक धर्म मानते हैं कि फ्रीडम ऑफ विल हम सबके पास है। भारतीय धर्म में मानते हैं कि फ्रीडम ऑफ विल है, इसी के बेस पे जुडिशरी काम करेगी, इसी के बेस पे समाज काम करेगा, इसी के बेस पे प्रमोशंस और वो सब चीज़ें होंगी। लेकिन सच बात है कि अगर आप गहराई में जाएंगे तो चैलेंज बहुत गहरे हैं। गहरे कैसे हैं? अगर आप ईश्वर को इस रूप में देखें कि वो इस जगत से दूर नहीं है बल्कि जगत ही ईश्वर है, इसको पैंथीज्म कहते हैं, फिलोसफी में सर्वेश्वरवाद कहते हैं। तो पैंथीस्टिक डिटर्मिनिज्म स्पिनोजा का ये विचार है। इसका मतलब ये होता है कि ईश्वर और जगत एक ही है, जगत ही ईश्वर है, और इसमें जो कुछ भी हो रहा है वो ईश्वर की मर्जी से हो रहा है। जिसको आप पाप कह रहे हैं, आप पाप कह रहे हैं, वो नहीं कह रहा है। ये आपका दृष्टि दोष भी हो सकता है। ऑल आउट ऑन करना आपके हिसाब से पुण्य है, मच्छर के हिसाब से पाप है। इंटरप्रिटेशंस की बात है ना। आपने जिसको पाप कहा, हो सकता है कि वो उस लेवल पर पाप ना बनता हो। जो कुछ भी है ईश्वरीय है।
हर चीज ईश्वर की इच्छा से होती है, ना कोई पाप है ना कोई पुण्य है। ये समझ लेना ही मुक्ति है कि हमारे चाहने से कुछ नहीं होता है। ये होते डिटर्मिनिज्म। गहराई में जाने पे इसको साबित करना बहुत मुश्किल नहीं होता है। लेकिन अगर आप साइंस की बात करें, सिगमंड फ्रॉयड का साइकोएनालिसिस एक तरीके से डिफाइन करता है, हम कॉन्शियस माइंड से फैसले करते हैं कि मैं ये करूंगा ये नहीं करूंगा। कॉन्शियस माइंड है। कॉन्शियस माइंड और अनकॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड के बीच में अनुपात 9 और 1 का है। मतलब बर्फ की सिल्ली पानी के ऊपर जितनी है वो कॉन्शियस माइंड है, बर्फ की सिल्ली पानी के अंदर जो 90% के आसपास है वो सब और अनकॉन्शियस माइंड है। अनकॉन्शियस माइंड में क्या है मुझे भी नहीं पता। मेरा अनकॉन्शियस माइंड मेरे कॉन्शियस माइंड को कंट्रोल करता है। तो जब मैं कुछ करता हूं मुझे लगता है कि मैं कर रहा हूं, दरअसल मेरा अनकॉन्शियस माइंड करवा रहा होता है और मुझे लगता है कि मैं कर रहा हूं। भ्रांति है कि मैं कर रहा हूं। तीसरे तरीके सोच के देखिए, एक सैम हैरिस नाम के अभी समकालीन साइंटिस्ट हैं, न्यूरो साइंटिस्ट हैं। ये न्यूरो साइंस बड़ी इंटरेस्टिंग है। पिछले 50 साल में जब से इन्होंने वो ईईजी करना शुरू कर दिया, इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफ बोलते हैं उसको ना, तो यहाँ पर कुछ लगाते हैं, बहुत सारे इलेक्ट्रोड्स कहना चाहिए, वो सब लगाते हैं, उससे ब्रेन के अंदर के इलेक्ट्रिकल मूवमेंट्स को, जो इम्पल्सेस हैं वो देखते हैं। अब तो बड़ा साइंटिफिक हो गया। आपके मन में जो इच्छा आई है उनके हिसाब से एक खास इम्पल्स है जो दिमाग के एक हिस्से में ऐसे करंट आता है, उसको आप इच्छा बोलते हैं सामान्य जीवन में। आप जब मुस्कुराते हैं तो दिमाग के एक हिस्से में एक करंट छूटता है, उसके बाद मुस्कुराहट आ जाती है। तो आपकी मुस्कुराहट कुछ नहीं है, करंट का एक खास एक इम्पल्स है, उतना ही मामला है। अब वो इम्पल्स स्टडी कर रहे हैं और उन्होंने साबित कर दिया है कि जब आप कोई निर्णय करते हैं उसके पहले इम्पल्सेस के लेवल पर निर्णय हो चुका होता है। एक सिचुएशन बनी, सिचुएशन से कुछ ब्रेन में इलेक्ट्रिकल मूवमेंट्स हुए, उन मूवमेंट से वो कॉन्शियसनेस पैदा हुई, जिस कॉन्शियसनेस में आपने फैसला किया कि मैं ये करूंगा ये नहीं करूंगा। तो जिसको आप सोच समझ के फैसला करने का प्रोसेस कह रहे हैं, दरअसल उसके पहले ब्रेन के अंदर इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस के लेवल पे हो चुका है, वो आपके चाहने से नहीं हो रहा है। और इसीलिए जो बड़े पहुंचे हुए लोग हैं वो जानते हैं कि हम कठपुतलियां मात्र हैं। जब कबीरदास कह रहे थे, मेरा मुझ में कुछ नहीं जो कुछ है सो तोर, तेरा तुझको सौंप दे क्या लागत है मोर, तो वो बड़े समझदार आदमी थे। उनको, मैच्योर आदमी को रियलाइज हो जाता है कि जो हो रहा है वो हो रहा है। मतलब दिख रहा है कि मैं कर रहा हूँ, सही बात है, लेकिन वो हो रहा है। मैं यहाँ हूँ आप वहाँ हैं, इसमें केवल चांस की बात है। बहुत सारी परिस्थितियाँ। मेरा जन्म एक जेनेटिक स्ट्रक्चर के साथ हुआ है, उसमें एक खास किस्म की बुद्धि मुझे मिली है जिसमें मेरा कोई बस नहीं। मेरी हाइट, मेरा वेट, मेरे त्वचा का रंग, मेरी सारी क्षमताएं, मेरी जेनेटिक बीमारियां, मेरी आंखें ठीक नहीं है तो जेनेटिक है, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, है ना। तो एक जेनेटिक लिमिटेशंस मुझे मिली हैं, अचीवमेंट्स मिली हैं। फिर मैं एक परिवार में पैदा हुआ, उस परिवार की बैकग्राउंड, आर्थिक सामाजिक संस्कार, उसका धर्म, जाति, उसके मूल्य, उसमें लड़का होने की कीमत क्या है, लड़की होने की कीमत क्या है। फिर मैं एक खास स्कूल में गया, वहाँ बहुत सारे दोस्त बने, वहाँ टीचर से कुछ खास। और मैं जिस शहर में रहा या गांव में रहा या बड़े शहर में रहा, वहाँ का माहौल, ये हजारों पैरामीटर्स की इंटरेक्शंस होती रहती हैं और उन हजारों गुणा हजारों इंटरेक्शंस से बनती है पर्सनैलिटी। ईमानदारी की बात है कि इस पर्सनैलिटी के बनने में पर्सन की भूमिका 0% है, जिसको कोई मानना चाहता नहीं है। आमतौर पे हमें बुरा लगता है मानने में, क्यों माने भाई इस बात को। हमें लगता है कि हम तो बड़े खतरनाक व्यक्तित्व हैं, हम जैसा कोई हुआ ही नहीं आज तक। अगर हम जैसा कोई नहीं हुआ तो भी इसका मतलब इतना है कि वो सारी परिस्थितियां एक साथ कभी नहीं हुई थी जिनसे हम बन गए। जब आप इन थॉट्स पे जाते हैं तो आपको समझ में आता है कि मतलब हमारे होने में हमारा कुछ नहीं, लेकिन खुश रहने का एक विचार और भी है। इसको कंपेटिबिलिज्म बोलते हैं फिलोसफी में। एक एग्जांपल से बात समझते हैं। आप रात को 2 बजे अपनी मम्मी को उठाएं और कहें कि मम्मी मुझे बहुत जोर से भूख लगी है, उनका क्या रिस्पॉन्स आएगा? झापड़ पड़ेगा आपको या बोलेंगे मैं बना देती हूँ खाना तुम्हारे लिए? बना देंगे खाना। मतलब हर बच्चे को पता है उसकी मम्मी क्या करेगी। कुछ मम्मी झापड़ मार देंगी, कुछ डांट के सुला देंगे उसको, कुछ कहेंगे अरे मेरा बेटा, और किचन में जाएंगे तुरंत रोटी सब्जी बना के खिला देंगे। बच्चे को आइडिया होता है पहले से, मुझे पता है कि मेरी माँ क्या करेगी।
और मेरी माँ ने किया भी वही, क्या तब भी उसकी फ्री विल है या नहीं है? कह सकते हैं कि फ्री विल है। किसी की फ्री विल है या नहीं इस बात से खत्म नहीं हो रही कि किसी और को पहले से पता था या नहीं। अगर मुझे पहले से पता है कि मेरी माँ यही करेगी, तो भी मेरी माँ ने ये सोचकर नहीं बोला कि मुझे पहले से पता है, उसने अपने हिसाब से बोला। इसका मतलब फ्रीडम ऑफ विल है और नहीं है के बीच में ग्रे एरिया भी है। जैसे कल को, अभी जैसे आपकी शादी हुई, 4-5 साल बाद जब छोटा बच्चा होगा और आपका मन करेगा कि उसको मैं कुछ खास फील्ड में आगे बढ़ाऊं। मान लीजिए आपका मन है कि मेरा बच्चा लॉन टेनिस खेले, और आप वैसे पेरेंट नहीं बनना चाह रहे जो मार पीट के बोले चल लॉन टेनिस खेल, वो नहीं करना चाह रहे। आप लिबरल मॉडर्न पेरेंट हैं, तो ऐसा क्यों करेंगे? और आपके मन में है कि खिलवाऊंगा तो टेनिस ही, कुछ भी हो जाए। आप क्या करेंगे? उस बच्चे को 3-4 स्पोर्ट्स दिखाएंगे ले जाके। एक दो दिखाएंगे बहुत खतरनाक, बंजी जंपिंग, 1000 फीट नीचे कूदना है, स्काई डाइविंग दिखाएंगे, एक लॉन टेनिस दिखा देंगे। फिर पूछेंगे बेटा 3-4 स्पोर्ट्स हैं, अपनी चॉइस से बताओ क्या खेलोगे। आपको पता है कि लॉन टेनिस ही बोलेगा। फिर टेनिस में आप उसको 3-4 तरह के रैकेट दिखाएंगे और इस तरह से दिखाएंगे कि वही चुने जो आप चाहते हैं। और समझदार लोग चुनवा लेते हैं सामने वाले से जो वो चुनवाना चाहते हैं। अब धीरे धीरे खेलने लग गया, आपने उसको और प्रोत्साहन दिया, जिस दिन अच्छा खेला पुरस्कार दिया और मोटिवेशन हुआ, खराब खेला थोड़ा समझा दिया, करते करते वो महान प्लेयर बन गया। वो जिंदगी भर इस भ्रम में रहेगा कि उसकी फ्री विल थी, जबकि फ्री विल आपकी थी। आपकी भी नहीं थी, क्योंकि आपने ये जो सोचा कि लॉन टेनिस से खिलवाना है, ये भी कहीं से आ रही थी। इसने आपको इतना कंट्रोल किया था कि आप इससे मुक्त नहीं हो पा रहे थे, इसलिए आपने उसको मजबूर किया। मीठे तरीके से मजबूर किया, कड़वे तरीके से नहीं किया, पर किया। कंपैटिबिलिज्म ये थॉट है, इसका मतलब ये है कि नियतिवाद और फ्री विल दोनों साथ साथ चल सकते हैं। एब्सोल्यूट सेंस में डिटर्मिनिज्म है, हमारे कंट्रोल में कुछ नहीं है, पर यहां हमें लगता है कि हम कर रहे हैं और हमें लग रहा है यही काफ़ी है। तो लगता रहे कि कठपुतलियां खुद नाच रही हैं, लगता रहे बढ़िया है। जबकि कठपुतलियों को एक लेवल के बाद समझ लेना है कि कोई तार हिला रहा था ऊपर से नीचे से कहीं से भी, लेकिन हम उस तार से चल रहे थे। लेकिन जब तक कठपुतली को तार का पता ही नहीं है, कठपुतली को तो यही एहसास है ना कि वो खुद नाच रही है। वीडियो गेम के कैरेक्टर को तो यही एहसास है ना कि वो खुद उछल रहा है, उसे क्या पता कि बाहर कोई बटन लेके बैठा हुआ है। तो फ्रीडम ऑफ विल इतनी ही होती है, मतलब ये मेरा अनुमान है। जो लोग दिस वर्ल्डली किस्म के लोग हैं उनका मानना की बेकार की बातें हैं, जो है यही है, फ्रीडम ऑफ विल है। फिर वो क्या बोलते हैं, अच्छा ये बताओ कि अब मैं मुक्का दाईं तरफ मारूंगा कि बाईं तरफ मारूंगा, नहीं बता पा रहे तो मेरी फ्रीडम ऑफ विल है। आप बोलेंगे दाईं तो बाएं मार देंगे, बाएं बोलेंगे दाएं मार देंगे। तो ये छोटे छोटे क्यूट एग्जाम्पल से फिलोसफी के सवाल हल नहीं होते हैं। ये तो बहुत ही मतलब बचकाने किस्म के तरीके हैं गहरे सवालों को खारिज करने के। अब घबरा गए, मुझे लगता है आज़ादी का भाव ही खत्म हो गया। कहाँ आज़ादी पे थे, कहाँ पहुँच गए बिना बात के।